अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 15 में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट करना सीख लिया था और क्लासिफाइड बैलेंस शीट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर याद हो, हम लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जब मैंने आप लोगों को बिज़नेस की डेफिनेशन के बारे में समझाया था, बताया था, उस वक्त हमने कहा था कि हमारे पास जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये 3 तरह की होती हैं, मतलब 3 तरह की बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। एक हमने सर्विसेज को डिस्कस किया था। सर्विसेज के बिज़नेस में जब हम लोग कोई चीज़ परचेज़ नहीं करते, ना कोई चीज़ सेल करते हैं, बल्कि हमारा जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या है कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके उससे रेवेन्यू जनरेट करना। सर्विसेज कंसर्न हमने डिस्कस किया था। दूसरी जो टाइप हमने कही थी वो थी ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, मर्चेंडाइजेस की, गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग। और तीसरा जो था वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, कोई चीज़ बनाकर उसको आगे सेल आउट करते हैं। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा था वो सारे का सारा सर्विसेज कंसर्न का था, जहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास कोई आउटलेट नहीं है एज़ सच, जहाँ पे हम लोग कोई डिस्प्ले सेंटर नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है, कोई हमारे पास ऐसी कोई शॉप नहीं है जहाँ पे हम कोई चीज़ सेल आउट कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम डिफरेंट सर्विसेज दे रहे थे। वो सर्विसेज वो पार्किंग की हो सकती थी, वो सर्विस जो थी वो ड्राई क्लीनिंग की थी, वो सर्विस सॉफ्टवेयर हाउस की थी, वो सर्विस रिपेयर की थी, वो सर्विस हमारी रियल एजेंट की थी, या डिफरेंट अदर सर्विसेज, लीगल कंसल्टेंसी की या मेडिकल की सर्विसेज या स्कूल कॉलेजेस टाइप की जो सर्विसेज थी। इस तरह का हमारा काम था। उनके सर्विसेज कंसर्न के जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स थे, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने समझा, देखा कि सर्विसेज कंसर्न का जो अकाउंटिंग साइकिल है वो किस तरह से कंप्लीट होता है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम ही टॉपिक को डिस्क्लोज कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस। मतलब कि अगर हम लोग बिजनेस कंसर्न की बात करते हैं तो ऐसा बिजनेस जिसमें हम लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि एक चीज़ बाय की और उसको फिर हम लोगों ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको सेल कर दिया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ऐसे बिजनेसेस जो कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग मर्चेंडाइजिंग कंसर्न कहते हैं। तो जो बिजनेसेस मर्चेंडाइजिंग के इन्वॉल्व होते हैं उनकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किस तरह से होंगे, वो हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। स्टडी ऑब्जेक्टिव्स अगर हम लोग बच्चे देखें तो पहला जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है दैट इज आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड मर्चेंडाइजिंग कंपनीज। सर्विस और मर्चेंडाइजिंग कंपनीज में जो फ़र्क है उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। नंबर 2, एक्सप्लेन द रिकॉर्डिंग ऑफ परचेजेस अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और नंबर 3, एक्सप्लेन द रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स रेवेन्यू अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। आज के टॉपिक में शायद 2 या 3 ही ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट होंगे, तो रिमेनिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बाद में हम लोग देखेंगे। अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस, अगर ट्री डायग्राम देखें इसकी तो पहला जो फेज़ है जिसको हमने डिस्कस करना है दैट इज़ मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस। कि मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस क्या है और ये जो मर्चेंडाइजिंग कंसर्न होती हैं इनका ऑपरेटिंग साइकिल किस तरह से होता है और कॉस्ट फ्लो किस तरह से करती है परपेचुअल या पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। जी, मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस। मर्चेंडाइजिंग कंपनीज बाय एंड सेल गुड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होलसेलर, रिटेलर्स जो कि कंज्यूमर को, कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी आइटम्स सेल आउट कर रहे होते हैं, उन्हें हम लोग मर्चेंडाइजिंग कंपनीज की कैटेगरी में लेके जाएंगे। द प्राइम सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज रेफर टू एज सेल्स रेवेन्यू और सेल्स। स्टूडेंट्स, लीव इट, ये थोड़ी देर के लिए ज़रा इस स्लाइड को ज़रा आप लोग निगलेक्ट कर दीजिएगा। हम लोग अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग में मार्केट्स को जब देखते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे डिफरेंट आउटलेट्स हैं।
कुछ आउटलेट्स ऐसे हैं जो कि गारमेंट्स को डील कर रहे हैं, कुछ आउटलेट्स जो हैं वो जूतों को डील कर रहे हैं, कुछ आउटलेट्स कॉस्मेटिक्स को डील कर रहे हैं, कुछ आउटलेट्स जो हैं वो डिफरेंट अदर जो आपकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं या आपके वो घर की या पर्सनल यूज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं, ह्यूमन यूज़ की, उनको उनके साथ वो डील कर रहे हैं। तो ये जितने भी कंसर्न हैं जो कि अपने आउटलेट ओपन करके बैठी हुई हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं जो कि अपने आउटलेट बना के बैठे हुए हैं और जहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ की हैं, या जो भी जिस किसी भी तरह की हैं, चाहे वो आपका मोटर व्हीकल्स का, ऑटोमोबाइल्स का शोरूम है, या कोई और एक्सेसरी या कोई और प्रोडक्ट आप डील कर रहे हैं, तो इन्हें हम लोग मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस में ही इनको डील करेंगे। अगर हम लोग गुजरांवाला की बात कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ये अलीना शॉपिंग मॉल की बात कर लें, या इम्तियाज़ सुपरमार्केट की बात कर लें, या चेज़अप की बात कर लें, तो ये कुछ बड़े-बड़े जो सुपरमार्केट्स हैं, ये जो ब्रांड स्टोर्स हैं, ये मर्चेंडाइजिंग का ही काम कर रहे हैं, जहाँ पे ये लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको सेल आउट कर रहे होते हैं। ठीक है? तो ये बड़े-बड़े होलसेलर भी होते हैं, ये रिटेलर भी होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, जो कि एक कंज्यूमर को, एक फाइनल कंज्यूमर को अपनी जो गुड्स हैं वो सेल आउट कर रहे होते हैं। ठीक है? तो हम इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा कारोबार जो कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसे हम लोग मर्चेंडाइजिंग कंसर्न का नाम देंगे और उसे मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस में कैटेगराइज करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो स्टार्ट में जो हमारी असाइनमेंट थी, सेकंड असाइनमेंट थी शायद, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखनी है और उन ट्रांजैक्शंस को आप लोगों ने उसका जो रिकॉर्डिंग फेज़ है वो कंप्लीट करना है, उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना है, लेजर में क्लासिफाई करने के बाद आपने उनका ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो काफ़ी सारे बच्चों को 0 नंबर मिला था, इसलिए कि उन्होंने जो मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस थे उनको सेलेक्ट कर लिया था, जबकि मैंने उसको डिस्कस ही नहीं किया था। आज लेक्चर नंबर 15 में ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है और कुछ बच्चों ने स्टार्ट में ही उस पे असाइनमेंट बना ली थी, इसलिए मैंने उनको मार्क्स उसके नहीं दिए थे। ठीक है? तो अभी उनको पता भी चल जाएगा कि मार्क्स उसके क्यों नहीं दिए थे, क्योंकि वो जो काम था वो काम ठीक भी नहीं किया गया था उस लिहाज से। तो सादा से अल्फाज में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द जो शॉपकीपर्स हैं, चाहे वो हमारे गली में हैं, हमारे मोहल्ले में हैं, हमारी मार्केट में हैं, बाज़ार में हैं, शहर में हैं, किसी भी मार्केट में जो दुकानें बना के बैठे हुए हैं और दुकानों पे मुख्तलिफ़ चीज़ें बेच रहे हैं, उन्हें हम लोग मर्चेंडाइजिंग कंसर्न का नाम देंगे, या मर्चेंडाइजिंग कंपनीज़ का नाम देंगे, या मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस का नाम उनको देंगे। अब इनका जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, इनके पास पैसे आते कहाँ से हैं, ये पैसा कहाँ से कमाते हैं? हम लोगों ने जब बिज़नेस की डेफ़िनेशन पढ़ी थी बेटा, तो हमने कहा था बिज़नेस क्या है? एनी लीगल एंड गेनफुल एक्टिविटी, लीगल, गेनफुल एंड रेगुलर एक्टिविटी इज़ कॉल्ड बिज़नेस, कि कोई भी ऐसा काम जो कि जायज़ भी हो और वो मुनाफ़ा बख्श भी हो और वो बाकायदगी के साथ आप वो काम करें, तो वो कारोबार कहलाता है। ठीक है? और कारोबार की 3 इकसाम हमने पढ़ी थी कि सर्विसेज़ का बिज़नेस हो सकता है, कि जहाँ पे हम लोग ना तो कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, ना ही कस्टमर्स को कोई चीज़ सेल कर रहे हैं। हम लोग कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको उनको सर्व कर रहे हैं। ठीक है? अपनी स्किल के साथ, अपने टाइम के साथ, या अपनी किसी भी स्पेशलिटी के साथ हम लोग अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं और उनसे उस सर्विस के बदले में उनसे पैसे चार्ज करते हैं, और वो जो हमारा रेवेन्यू है, जो मेजर रेवेन्यू है जिस काम के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, दैट इज सर्विसेज रेवेन्यू। वो सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं, उसके बदले में जो अमाउंट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, वो हमारा रेवेन्यू होता है। और दूसरी काइंड जो बिजनेस की है, दैट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या कर रहे होते हैं बच्चे, कि हम लोग किसी भी चीज़ को सेल आउट करने का बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो कोई भी प्रोडक्ट, वो जो आइटम जिसको हम लोग डील करते हैं, उसको सेल करने से जो हमारे पास पैसा आता है, उसे हम लोग अपना बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू या मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू का नाम देंगे। ठीक है?
कि मतलब अगर आपकी ये जो इम्तियाज़ सुपरमार्केट की बात हम लोग बेटा कर लेते हैं, तो इम्तियाज़ सुपरमार्केट में डिफरेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल की जाती हैं। तो इनको सेल आउट करने के बाद जो उनके पास सुपरमार्केट जो अमाउंट अर्न करती है, उस अमाउंट को हम लोग सेल्स रेवेन्यू का नाम देंगे या उसको सेल्स का नाम देंगे, ठीक है? होप्स हो कि आप लोगों को मर्चेंडाइजिंग कंसर्न और उनका जो रेवेन्यू है उसके बारे में आप लोगों को पता चल चुका होगा। स्टूडेंट्स एक 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 नज़र मैं आप लोगों को चैप्टर पे लेके जाऊँगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें कम थी स्लाइड्स में, तो मैंने ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए ओपन करके रखा हुआ है ताकि यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर सकें। ये देखें बच्चे, आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है कि ये भाईजान सुपरमार्केट में जो है वो घूम रहे हैं। शक्ल इनकी मार्क ज़ुकरबर्ग के साथ मिल रही है। तो ये सुपरमार्केट में घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब जैसे हम लोग अपने घर के लिए सामान खरीदने के लिए जाते हैं सुपरमार्केट्स में, तो वो जो सुपरमार्केट्स हैं जो कि ये वॉलमार्ट है या अमेज़न है, ये सारी चीज़ें ये क्या है, ये मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस के साथ इनका ताल्लुक है। मर्चेंडाइजिंग को ही ये डील कर रहे होते हैं, ठीक है? ये देख लें, आपके साथ जो एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस की गई हैं वो भी किस चीज़ की है, वॉलमार्ट की, के मार्ट की, टारगेट की, ठीक है? तो ये सारे क्या हैं, ये या तो रिटेलर्स हैं या होलसेलर्स हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट्स डिफरेंट कस्टमर्स को सेल आउट कर रहे होते हैं और उनसे वो पैसा जो कमा रहे होते हैं उसको अपना वो रेवेन्यू का नाम देते हैं। रेवेन्यू को क्या कहेंगे, सेल्स रेवेन्यू या सिंपल सेल्स का नाम दिया जाएगा, ठीक है? तो इनके जब हम लोग बच्चे बात करते हैं, ए मर्चेंडाइजिंग कंपनी हैज़ टू कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस। जब इनकी अकाउंटिंग साइकिल की बात करेंगे तो उसमें सारे के सारे ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही एज इट होंगे बच्चे जो हम लोगों ने सर्विसेज कंसर्न के देखे थे। लेकिन यहाँ पे जो एक बेसिक और की डिफरेंस है वो क्या है कि सर्विसेज कंसर्न में सर्विसेज को सेल आउट किया जा रहा था, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जब एक्सपेंसेस की बात करते हैं बेटा, मैन्युफैक्च इसमें ट्रेडिंग कंसर्न में या मर्चेंडाइजिंग कंसर्न में, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो तरह के एक्सपेंसेस हम लोगों को दो तरह के एक्सपेंसेस के साथ डील करना पड़ता है। उसको हम लोग एक तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का नाम देते हैं और एक हमारे पास होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है? अब ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनको हम लोग किस तरह से लेके चलेंगे, देखें। सबसे पहले बेटा हमारे पास सेल्स रेवेन्यू क्या, कि वो जो हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो जो हमारा मार्ट है, वो जो हमारी छोटी सी दुकान है, चाहे वो रिटेल शॉप है, चाहे वो होलसेल शॉप है, चाहे वो किराना की जनरल स्टोर है, कुछ भी है, वहाँ पे जो हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करके पैसा कमा रहे हैं, दैट इज़ और सेल्स रेवेन्यू, उसे सेल्स रेवेन्यू का नाम देंगे। और फिर क्या करेंगे, उस सेल्स रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी ये भी हम लोग देखेंगे। तो सेल्स रेवेन्यू में से जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से मज़ीद हम लोग माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो फिर जाके हमारे पास नेट इनकम आती है। जबकि हम लोग जब सर्विसेज कंसर्न की बात करते हैं तो सर्विसेज कंसर्न में तो इनकम निकालना बड़ा आसान था। टोटल जितने भी हमारे रेवेन्यूज़ होते थे उनको इकट्ठा करते थे, टोटल रेवेन्यूज़ में से टोटल बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करते थे, एक सिंगल स्टेप में हमारे पास बिजनेस की नेट इनकम आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंसेस की दो कैटेगरीज हैं, एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सेल्स रेवेन्यू में से पहले हम लोग क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है? ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है बेटा, कि ये जो हमारे बिजनेस की बेसिक एक्टिविटीज थी, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है? अब बाइंग एंड सेलिंग से हम लोगों ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देंगे। अब बाइंग एंड सेलिंग के अलावा बिजनेस के और भी बहुत से एक्सपेंसेस बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं, और बाइंग एंड सेलिंग के अलावा भी बिजनेस बहुत से रेवेन्यूज जो है वो जनरेट कर रहा होता है, ठीक है? तो उन्हें हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग रेवेन्यूज का नाम देंगे। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग रेवेन्यूज को हम लोग एडजस्ट करते हैं तो फिर हमारे पास जाके कहीं पे नेट इनकम या नेट लॉस आता है, ठीक है?
उसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल की अगर बात करते हैं तो बच्चे ये हमारे पास एक ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्लियरली हमें बता रही है कि ऑपरेटिंग साइकिल के लिहाज से क्या डिफरेंस है दोनों बिजनेसेस में। कि सर आप पहले देख सकते हैं कि हमारे पास सर्विसेज कंसर्न को डिस्कस किया गया कि हमारे पास कैश था, हम लोगों ने वो सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। सपोज को कोई वर्कशॉप ही ओपन कर ली, कोई रिपेयरिंग सेंटर ही ओपन कर लिया, कोई बिजनेस कंसल्टेंसी, कोई मेडिकल सेंटर, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई लाइब्रेरी, व्हाट्स ऑन, इस तरह का कोई भी हमने सर्विसेज का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर लिया। क्या कर रहे हैं हम लोग, सर्विसेज परफॉर्म करते हैं। सर्विसेज परफॉर्म की तो अकाउंट्स रिसीवेबल जनरेट हो गए, उन अकाउंट रिसीवेबल से फिर हमारे पास कैश आया, और फिर हमने सर्विसेज परफॉर्म की, फिर रिसीवेबल जनरेट हुए, फिर कैश लिया, फिर सर्विसेज परफॉर्म की, फिर अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हुए, उनसे फिर कैश ले लिया। बस यही साइकिल, यही एक्टिविटीज़ हमारी जो हैं वो सर्विसेज कंसर्न में हो रही होती हैं कि सर्विसेज परफॉर्म कर ली, या तो पैसे मिल गए, अगर पैसे नहीं मिले तो ये उधार हो गया। तो जैसे ही वो पैसे मिलेंगे और फिर सर्विसेज परफॉर्म कर दी, पैसे ले लिए, सर्विसेज परफॉर्म कर दी, पैसे ले लिए। बस इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं सर्विसेज कंसर्न में। लेकिन जब हम लोग मर्चेंडाइजिंग कंपनीज की बात करते हैं या मर्चेंडाइजिंग कंसर्न की बात करते हैं, तो भाई आपके पास पैसे थे, आपने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपने क्या किया, आपने इन्वेंट्री बाय की। इन्वेंट्री से क्या मुराद है, वो सामान, वो चीज़ें जो आपने अपनी दुकान पर, अपने अपने डिस्प्ले सेंटर में, अपने जनरल स्टोर में जिन चीज़ों को रख कर सेल आउट करना है, वो चीज़ें आपने खरीद ली, उसे हम लोग इन्वेंट्री का नाम कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा, कि अगर आप की एक मोबाइल शॉप है, तो आप अपनी मोबाइल शॉप के लिए वो जो मोबाइल्स और वो जो असेसरीज आप खरीद कर लेके आते हैं, उन्हें हम लोग इन्वेंट्रीज का नाम देंगे। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक डिस्प्ले है, जैसे यहाँ पे ये आजकल उसका फजल सेंटर का या अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स का, नईम इलेक्ट्रॉनिक्स का, इस तरह के नाम बड़े आप लोगों ने सुने होंगे। ये लोग इंस्टॉलमेंट पे और साथ ही साथ कैश पे भी काम करते हैं ना, आप इनसे किस्तों पे भी चीज़ें खरीद सकते हैं कि चीज़ें खरीद ली और थोड़े थोड़े पैसे करके अदायगी कर दी, आप टोटल रकम उनको अदायगी करके इकट्ठी यकमुश्त रकम देकर लमसम अमाउंट पे करके आप एसेट पर खरीद सकते हैं। उसे हम लोग कैश परचेजिंग कहते हैं। ठीक है। तो वो जो आपने अपने शोरूम के लिए वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद कर रखा हुआ है बेचने के लिए, उसको भी जब खरीदते हैं तो उसे इन्वेंट्री का नाम देते हैं। इवन अगर आपका गाड़ियों का शोरूम है, तो उस शोरूम पे वो जो आप गाड़ियां खरीद के लेके आते हैं बेचने के लिए, वो भी जब आप खरीदते हैं तो उसे इन्वेंट्री का नाम ही देंगे। अगर आपकी कोई फार्मेसी है, आपकी कोई मेडिकल स्टोर है, तो आप उस मेडिकल स्टोर के लिए जब आप परचेजिंग करते हैं मेडिसिन की, तो उसको भी हम क्या नाम देंगे, इन्वेंट्री का नाम देंगे। ठीक है। तो मर्चेंडाइजिंग कंपनी में आपके पास पैसा था, आपने कारोबार शुरू करने का सोचा और आपने वो इन्वेंट्री को बाय कर लिया, और जैसे ही इन्वेंट्री बाय की, आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो आ गई। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या होती है बेटा, ये हमारा कंज्यूमेबल एसेट होता है। ठीक है। कंज्यूमेबल एसेट के मतलब, ये इसे हम लोग करंट एसेट का नाम भी देते हैं, इसे कंज्यूमेबल एसेट का नाम भी देते हैं। क्यों? क्योंकि इसने आने वाले पीरियड में आने वाले बहुत शॉर्ट पीरियड में, विद इन अकाउंटिंग पीरियड, इसने क्या बिक जाना होता है, इसने कैश में कन्वर्ट हो जाना होता है। लास्ट टाइम आप लोगों ने गौर किया होगा बेटा कि मैं जब आप लोगों को क्लासिफाइड बैलेंस शीट के बारे में समझाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को करंट एसेट्स की टाइप्स बताई थी कि करंट एसेट्स कौन से होते हैं। ऐसे एसेट्स जो कि विद इन 1 ईयर या तो यूज़ हो जाते हैं, या वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और या वो ऑलरेडी कैश की सूरत में मौजूद होते हैं, उन्हें हम लोग करंट एसेट्स का नाम देते हैं। तो ये जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, ये भी हमारी करंट एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि एक दफ़ा जब हम खरीद कर ले आते हैं, तो ये आने वाले दिनों में, चंद ही दिनों में ये बिक जाती है, या ये बिकने के लिए तैयार होती है। तो पैसे थे आपके पास, इन्वेंट्री खरीदी, तो आपके पास एक जो आपका कंज्यूमेबल एसेट था या करंट एसेट था, वो क्रिएट हो गया, जिसका नाम आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रख दिया। आप क्या करेंगे, इस इन्वेंट्री को अपने पास रखेंगे और उसके बाद इसको जैसे ही सेल आउट करेंगे इन्वेंट्री को, तो अगर कैश सेल आउट करते हैं तो डायरेक्ट कैश आ जाएगा, अगर आप उधार पे सेल करते हैं तो आपके अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होंगे। जैसे ही अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुए और आपने क्या किया, उनसे वो पैसे वसूल किए, रकम वसूल की, और उस रकम से फिर दोबारा से आपने खरीदारी शुरू कर दी। तो ऑपरेटिंग साइकिल का जो डिफरेंस है वो यही है कि सर्विसेज कंसर्न में आप डायरेक्ट सर्विसेज परफॉर्म करते हैं और आपके रिसीवेबल क्रिएट हो जाते हैं, या आपके पास कैश आ जाता है। और मर्चेंडाइजिंग में क्या करते हो आप,
कि आप अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी जो गुड्स होती हैं उनको आप ख़रीदते हैं, ख़रीद कर अपने पास उनको मेंटेन करते हैं, अपने पास उनको स्टोर करते हैं, रखते हैं डिस्प्ले सेंटर में, और उसके बाद उसको फिर सेल आउट करने के बाद आप उनसे क्या करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आपके रिसीवेबल क्रिएट होते हैं, या आप डायरेक्ट कैश रिसीव करके उस कैश से दोबारा से आप इन्वेंट्री की परचेजिंग की तरफ चले जाते हैं। तो यही हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है इस तरह से ही चलता है। ठीक है। उसके बाद फ्लो ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं कि कॉस्ट फ्लो किस तरह से होती है मर्चेंडाइजिंग कंसर्न में। द फ्लो ऑफ कास्ट फॉर मर्चेंडाइजिंग कंपनी इज एज फॉलोज। किस तरह से फ्लो ऑफ कास्ट होगी? बिगिनिंग इन्वेंट्री इज एडेड टू द कास्ट ऑफ गुड्स परचेज टू अराइव एट कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। बच्चे अब होता क्या है, देखें, अगर आपने वेरी फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया है, ज़रा ये दो बातें जहन में बिठा लीजिएगा बेटा। अगर तो वेरी फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने एक दुकान, आपके पास पैसे थे, आपने एक शोरूम बना लिया, आपने एक गारमेंट्स की या जूतों की या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कोई भी आपने कोई डिस्प्ले जो है वो बना लिया है, तो आपके पास पैसे थे, आपने वो तो ख़रीद लिया। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और आप जैसे ही आपका नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, मतलब प्रीवियस ईयर ख़त्म हुआ, अब जैसे ही आपका नया पीरियड स्टार्ट हुआ, या हम लोग डे की बात कर लेते हैं, कल शाम को जब आप लोगों ने अपनी दुकान को या अपने शोरूम को लॉक किया था, तो आज सुबह जब आपने अपने शोरूम को ओपन किया है या शटर ओपन किया है अपनी दुकान का, अपनी फैक्ट्री का, फैक्ट्री का तो खैर यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फैक्ट्री आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आ जाएगी। हम लोग शोरूम की, ट्रेडिंग के बिजनेस की बात कर रहे हैं ना। तो वो जैसे ही आपने डिस्प्ले सेंटर का अपना शटर ओपन किया है, तो कुछ माल आपकी दुकान में ऑलरेडी पड़ा हुआ था। यहाँ पे माल से मुराद कि वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने बेचने के लिए अपनी दुकान में रखी हुई हैं, उसे हम लोग बिगिनिंग इन्वेंट्री का नाम देंगे। कि कुछ इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई थी और आज के दिन में आपने कुछ और मजीद इन्वेंट्री जो है वो मजीद कुछ परचेजिंग की है बेचने के लिए। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। तो जो इन्वेंट्री पहले पड़ी हुई थी, कुछ इन्वेंट्री आप लोगों ने और खरीद ली, तो टोटल आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल हो गई कि भाई ये इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम लोगों ने बेचना है। ठीक है, और क्या करेंगे, इस दिन के इख्तिताम पर जैसे ही अगला दिन ख़त्म होगा, तो जितनी इन्वेंट्री हमारे पास बची रह गई है जो कि बिकी नहीं है, उसे हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री का नाम देंगे। तो टोटल जो आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल थी उसमें से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे, तो आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी कि इतनी चीज़ें हम लोगों ने अपने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान सेल आउट की हैं। ठीक है। ये देखिएगा बेटा, मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ फ्लो ऑफ कॉस्ट में, जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोगों ने किस तरह से मालूम करनी है। देखें जी, हमारे पास क्या है, मैं आमतौर पर स्टूडेंट्स को इसकी एग्जांपल देता होता हूँ, उनके पॉकेट मनी के साथ एग्जांपल दिया करता हूँ मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ना, कि बेटा देखें, ज़रा एक छोटी सी एग्जांपल देख लें, फिर हम लोग पॉकेट मनी को भी ज़रा डिस्कस करते हैं। हम लोग फ्लो ऑफ कॉस्ट में क्या कहते हैं कि जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास कुछ बिगिनिंग इन्वेंट्री पड़ी होगी, तो जो बिगिनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो हमारे पास स्टॉक दिन के या पीरियड के स्टार्ट में पड़ा हुआ है, फ़र्ज़ कर लेते हैं वो 5000 की इन्वेंट्री, 5000 5000 रुपये मालियत का सामान हमारे पास पड़ा हुआ था, और कुछ सामान हम लोगों ने मज़ीद ख़रीद लिया है अपनी दुकान के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री परचेज्ड। इन्वेंट्री
परचेज्ड कि इतनी इन्वेंट्री हम लोगों ने परचेज की। फ़र्ज़ करते हैं जी पूरे दिन में या पूरे पीरियड में हम लोगों ने 12,000 मालियत की इन्वेंट्री जो है वो परचेज की। तो बेटा 5,000 की इन्वेंट्री हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, 12,000 की हम लोगों ने मज़ीद ख़रीद ली है। तो कुल मिला के जो हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है वो कितने की है? 17,000 की, 17,000 की। इसे हम लोग क्या नाम देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कि भाई इतनी कॉस्ट जो है चीज़ों की हमारे पास मौजूद पड़ी हुई है जो कि बिकने के लिए तैयार हैं, जो बिकने के लिए चीज़ें पड़ी हुई हैं उनकी मालियत हमारे पास इतनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो नहीं पता कि इन्वेंट्री बिकी कितनी है, तो एट द एंड ऑफ पीरियड हम लोग फिजिकली अपने स्टोर रूम में दुकान में जाकर देखेंगे जितनी चीज़ें पड़ी रह गई हैं उनको उनकी गिनती करेंगे और उनकी वैल्यू को माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग करते वक्त जो इन्वेंट्री हमारे पास रिमेनिंग में रह गई है, फ़र्ज़ कर लेते हैं वो 200 की थी, तो उसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक सेकंड बेटा, 16,800। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं बेटा आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ एक, कि अक्सर ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए मैं बच्चों को एग्जांपल दिया करता हूँ, समझाया करता हूँ कि देखिए बच्चे, आप यूनिवर्सिटी आपने आना था सुबह, जब आप जैसे ही अभी तो आपकी खैर क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, लेकिन हम लोग एक प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करते हैं जब आप ऑन कैंपस क्लासेस लेने के लिए आते हैं। आप रात को सोए, सुबह जब आप सो के उठे तो यूनिवर्सिटी के लिए जैसे ही तैयारी पकड़ी, तो आप लोगों ने देखा कि आपका जो वॉलेट था उसमें 2,000 की अमाउंट अवेलेबल थी, 2,000 रुपया आपकी जेब में अवेलेबल था। ठीक है, एग्जाम्पल की हद तक इसको लेना है, इसका फन जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2,000 रुपया आपकी जेब में ऑलरेडी मौजूद था। आप लोगों ने फ्रेश हुए, नाश्ता वगैरह किया और जैसे ही घर से निकलने लगे तो आपके फादर या मदर ने आपको जो पॉकेट मनी के लिए कुछ अमाउंट है जो वो आपको दे दी, फॉर एग्जांपल के 2,000 मज़ीद आपको जो है वो मिल गया। अब बेटा देखें, सुबह जैसे ही आप सो के उठे थे तो 2,000 आपके पास ऑलरेडी मौजूद था, दैट इज़ योर बिगिनिंग इन्वेंट्री। वो बिगिनिंग बैलेंस था, आपका शुरू का, दिन के आगाज का बैलेंस था। और यूनिवर्सिटी आते वक्त आपके जो फादर या मदर ने 2,000 रुपया आपको पॉकेट मनी के लिए और दे दिया, तो 2,000 आपके पास पहले पड़ा हुआ था, 2,000 और आ गया, तो टोटल आपके पास जो अमाउंट अवेलेबल थी खर्च करने के लिए वो कितनी आ गई? 4,000 की अमाउंट आपके पास खर्च करने के लिए आ गई। अब आप ये चाहते हैं कि आप ये मालूम करना चाहते हैं कि पूरे दिन के अंदर आपने कुल कितनी रकम खर्च की है, आपने कितना खर्चा किया है, कितना एक्सपेंस आपने पॉकेट मनी में से जो है वो किया है। आप साथ साथ गिनती तो नहीं कर रहे कि भाई कितने पैसे लग गए, कितने रह गए। आप तो क्या कर रहे हैं कि पैसे लगाते जा रहे हैं, कभी कोई चीज़ खा रहे हैं, कभी कोई नोट्स परचेज कर रहे हैं, कभी कोई असाइनमेंट की बाइंडिंग करवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो पैसे खैर लगते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम एक दिन में कितने पैसे जो है वो खर्च कर लेते हैं। हाँ, लेकिन जब घर गए, घर जाने के बाद जितने बजे भी हम सोए, 9, 10, 11, 12, 1 बजे जितने बजे भी सोए, उस वक़्त जब हमने अपने वॉलेट में देखा, तो वॉलेट में देखने के बाद पता चला कि हमारे वॉलेट में तो जस्ट 500 की अमाउंट बाकी है। अगर 500 की अमाउंट बाकी है, हमारे पास अवेलेबल कितना था? 4,000। अब कितना रह गया है? 500। तो बाकी जो पैसे हैं वो कहाँ गए हैं? वो पैसे फिर हमने खर्च कर लिए हैं, तो उस वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 3,500 के 3,500 की अमाउंट जो है वो हम लोग कंज्यूम कर चुके हैं। तो बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो कॉस्ट फ्लो है एक ट्रेडिंग कंसर्न की, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि भाई हमने जो माल बेचा है उस वो उसकी मालियत कितनी है।
हमने एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, वो चाहे एक दिन के दौरान, एक हफ्ते के दौरान, एक महीने के दौरान, एक साल के दौरान, एक घंटे के दौरान, जितना भी माल बेचा है हमने, उस माल की जो मालियत थी, उस माल की जो लागत थी, वो कितनी थी। तो उसको मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि बिगिनिंग में जब जिस पीरियड के लिए भी हम लोग अपनी मालियत लागत मालूम करने के लिए जा रहे हैं, उस पीरियड के शुरू में, आगाज में हमारे पास कितनी मालियत का सामान पड़ा हुआ था, मजीद हमने परचेजिंग कितने की है, तो कुछ पहले पड़ा हुआ था, कुछ हमने मजीद परचेजिंग कर ली, टोटल हमारे पास अवेलेबल आ गया। एट द एंड ऑफ पीरियड जो बच्चे हमारे पास बच गया है, उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। ठीक है बेटा। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल ये मैं आप लोगों को बता चुका। द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मर्चेंडाइजिंग कंपनी ऑर्डिनरली इज द लॉन्गर देन दैट ऑफ सर्विस कंपनी के, थोड़ा सा ऑपरेटिंग साइकिल ये लॉन्गर है एज कंपेयर टू सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज में हम लोग क्या करते हैं, सर्विसेज परफॉर्म की और रेवेन्यू अर्न कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इन्वेंट्री को बाय करते हैं, इन्वेंट्री को बाय करने के बाद अपने पास उसको मेंटेन करते हैं, और मेंटेन करने के बाद उसको सेल आउट करते हैं, सेल आउट करने के बाद फिर हमारे रिसीवेबल जनरेट होते हैं, उनसे फिर हम लोग अमाउंट रिसीव करते हैं, फिर इन्वेंट्री बाय करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा ये लॉन्गर प्रोसेस है एज कंपेयर टू सर्विसेज। ठीक है जी। उसके बाद फ्लो ऑफ कास्ट में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग क्या करते हैं, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोगों ने मालूम करनी होती है। तो बेहतर यही रहेगा कि हम लोग बुक को ही देख लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रिसाइज चीज़ें मेंशन की गई हैं स्लाइड्स पे। जी। हम लोग फ्लो ऑफ कास्ट में कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करना सीख रहे थे, जो हम लोगों ने सीख लिया। कंपनीज, ये यहाँ से मैं रीड आउट कर रहा हूँ बच्चे, सेकंड पैराग्राफ से। ये कंपनीज यूज वन ऑफ टू सिस्टम्स टू अकाउंट फॉर इन्वेंट्री, मतलब कंपनीज जो मर्चेंडाइजिंग कंपनीज हैं, अगर उनकी बात करते हैं, तो वो इन दोनों में से कोई एक सिस्टम इस्तेमाल करती हैं, एक सिस्टम को फॉलो करती हैं अपनी इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए, अपने इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए। अब ये सिस्टम कौन से हैं, एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा कौन सा है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है। पहले हम परपेचुअल को देखेंगे और फिर हम लोग चलेंगे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की तरफ। परपेचुअल सिस्टम, इन अ perpetual inventory system companies keep detailed record of cost of each inventory purchase and sale। मतलब परपेचुअल सिस्टम में कंपनीज क्या करती हैं कि जितनी भी आइटम्स को वो डील कर रही हैं, उन आइटम्स का कंप्लीट रिकॉर्ड, डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं कि कितना माल हमने खरीदा, इस वक्त कितना पड़ा हुआ है, कितना माल हमने बेच दिया है, और कब हम लोगों ने माल मजीद खरीदना है। दीज records continuously या perpetually show the inventory that should be on hand for every item। ठीक है। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं बेटा। एक सेकंड, ये सेशन हमारा एंड हो रहा है 1 मिनट के अंदर, उसके बाद मैं दोबारा सेशन ज्वाइन कर रहा हूं बेटा, दोबारा से ज्वाइन करिएगा सेशन, जरा कम बैक।